सुप्रभात प्यारे साथियों, मैं अनुराग चिंपा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। तो साथियों, जो हमारा प्रकरण चल रहा है पद्मावती समय चंद्रवरदायीकृत, उसी पार्ट का उसी भाग का एक और वीडियो छंद संख्या 33 तक हो गया था और उससे आगे जो छंद है उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, उसका व्याख्या विश्लेषण और उसे फली प्रकार से समझेंगे। अभी इस समय छंद संख्या 34 आपके समक्ष है और छंद संख्या 34 क्या कहता है, देखिए। प्रिय पृथ्वीराज नरेश, जोग लिसी कग्गर दिनौ, लग्नु बरग रचि सरब, दिन द्वादश ससीलिनो, से अरु 11:30 7 संवत परमान है। यहाँ तक देखते हैं, तीन तीन पंक्तियों को देख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। पृथ्वीराज का पृथ्वीराज हो जाएगा, जोग मतलब हो जाएगा यथा योग्य, यथा योग्य, जैसा योग्य हो। लिसी मतलब लिखी, लिखा। कग्गर मतलब कागज, संदेश। दिनों मतलब दिया। लग्नु का मतलब होता है लग्न, ठीक है साथियों। और वहीं वर्ग की बात करें तो वर्ग का अर्थ हो जाता है कुंडली। क्या हो जाएगा? कुंडली। रचि मतलब रचा, लिखा। सरब मतलब सब। अब देखो, दिन द्वादश ससीलिनो, यहाँ पर जो पद्मावती है उसने अपने विवाह की जो तारीख है वो इस कागज़ में लिखी है। और क्या तारीख बता रहे हैं? द्वादश शशी। द्वादश शशी का मतलब ये होता है कि शुक्ल पक्ष की द्वादशी, 12। ठीक है, ये तो दिन हो गया। से अरु 11:30, 1130 ईस्वी हो जाएगा, संवत हो जाएगा, क्षमा करना, सख संवत। प्रमाण है मतलब ये उसका प्रमाण है। देखो, 7 संवत, ये 7 नहीं है, ये साख है। साख का अर्थ हो जाएगा वैशाख, ठीक है। वैशाख माह है, माह वैशाख है। 1130 संवत है, सख संवत। और जो तिथि है वो है शुक्ल पक्ष की द्वादशी। यहाँ तक देख लेते हैं। तो प्रसंग आपको पता है कि राजकुमारी जो पद्मावती है वो तोते को संदेश लिखकर दिल्ली की तरफ रवाना करती है ताकि पृथ्वीराज चौहान जल्दी से आ सके और उनका वर्णन कर सके। व्याख्या क्या है कि देखो, दिल्ली को तोते को दिल्ली भेजते समय राजकुमारी पद्मावती ने अपने प्रिय राजा पृथ्वीराज के लिए कागज़ पर लिखकर यह संदेश दिया, भाई जो पद्मावती का प्रिय नरेश राजा पृथ्वीराज है उनको संदेश पहुंचाने के लिए एक वो कागज़ लिखती हैं ताकि तोता दिल्ली जा पाए और वो संदेश उन तक पहुंचा पाए। इस संदेश में विवाह की पूर्ण लगन और कुंडली को लिखकर उन्होंने बताया कि उसके विवाह की तिथि 1130 सख संवत के बैसाख माह है। देखो, ये मैंने पहले ही बताया था, ये साख है, साख का मतलब बैसाख, ठीक है। तो 1130 सख संवत के बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की, शशि यहाँ आए तो ये शुक्ल पक्ष हो जाएगा, तो शुक्ल पक्ष की द्वादशी निश्चित की गई है। ये यहाँ तक ये 3 पंक्तियों का हो जाएगा। आगे देखते हैं। जो शित्री कुल सुद वर्णी वर रसहु प्राण है, दिशंत दिष्ट उचरिय वर इक पल पलक विलम न करिए, अलगार रयन दिन पंचमही, जो रुक्मणी कन्हर वरिय। यहाँ तक देखते हैं। देखो, यहाँ पर अगर जोशित्री की बात करें तो जोशित्री
का अर्थ ये जो तीसरी पंक्ति में आया है, वहाँ जो मोतीलाल मेनारिया है उन्होंने इसको ऐसे बताया है, जो अलग बताया है, और उसके अलावा ये अलग बताया है, जिसमें इसका अर्थ उन्होंने क्षत्रिय बताया है। ठीक है, तो और पूरे का अर्थ उन्होंने क्या बताया, यदि मैं क्षत्रिय कुल की हूं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, यदि मैं क्षत्रिय कुल की हूं यहां तक। और यदि मैं शुद्ध कुल की हूं, वर्णी मतलब वर्ण करना, वर मतलब श्रेष्ठ, रसहु मतलब रक्षा करना, प्राण है मतलब प्राणों की, दिशंत मतलब देखते ही, दिष्ट मतलब दृष्टि, उच्चरीय वर, उच्चरीय वर का मतलब क्या हो जाएगा, उठकर चल दीजिएगा। एक पल, एक पलक मतलब एक पल भी विलंब न करिए, देरी मत करना। अलगार, अलगार का मतलब होता है गुप्त रूप से, अलग ही अलग। रयन दिन पंचमही, रात दिन कुल मिला के 5 दिन, दिन क्या हो जाएगा, रयन मही में मतलब में हो जाएगा, रात 5 रात दिन में आपको आना है। और मेरा वैसे ही वर्ण करना है, जो रुक्मणी कन्हर वरीय, जिस प्रकार कान्हा ने रुक्मणी का क्या किया था, वर्ण किया था। ठीक है, ये रुक्मणी ने भी संदेश भेजा था कृष्ण को, और कृष्ण जी ने भी रुक्मणी का वर्ण किया था, क्योंकि जो विदर्भ देश है उसके राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी थी। उन्होंने उसका जो विवाह है वो शिशुपाल के साथ कर दिया था, और उसका भाई जो रुक्म है वो उसका घोर विरोधी था, लेकिन रुक्मणी के कहने पे उन्होंने उनका हरण किया और विधि पूर्वक उनके साथ बाद में विवाह किया। तो इन 3 पंक्तियों का अर्थ और देख लेते हैं। अब आगे पद्मावती क्या कहती हैं कि यदि आप मुझे क्षत्रिय कुल की स्त्री समझते हो, मुझे शुद्ध कुल का मानते हो, तो आप आकर मेरा वरण कीजिए और मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए, क्योंकि यदि आप नहीं पहुंचोगे तो मैं अपने प्राण अवश्य ही त्याग दूंगी। इस संदेश को आप आंखों से देखते ही उठकर तुरंत चल पड़ना, एक पल की भी देरी न करिएगा, और गुप्त रूप से, सबसे अलग गुप्त रूप से 5 दिन रात में यहाँ पहुँचकर मेरा उसी प्रकार वर्ण करना जिस प्रकार श्री कृष्ण ने रुक्मणी का वर्ण किया था। यह आपका छंद संख्या 34 हो गया। आपको रुक्मणी और कान्हा की कथा भी बता दी गई है। यहाँ तिथि अगर बात करें रासों की, ये 1130 जो दिया है ये इतिहास से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता, इसलिए इसकी प्रमाणिकता संदिग्ध है। अगर पंक्ति इसकी बात करें तो यहाँ उदाहरण अलंकार दिया गया है कि आप मेरा वैसे ही वर्ण करना जैसे श्री कृष्ण ने रुक्मणी का किया था। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, उदाहरण अलंकार हो जाएगा। ठीक है। भाषा की बात करें तो यहाँ डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ये इसका कला पक्ष भी आपको बता दिया गया है। अब चलते हैं छंद संख्या अगले की ओर। छंद संख्या 35, ये छंद संख्या 35 आपके समक्ष है। क्या कहता है छंद संख्या 35, जो रुक्मणी कन्हर वरीय त्यों वरी संभरकांत, शिव मंडप पश्चिम दिशा पूजी समय सप्रांत। यहाँ तक देखते हैं। अब आगे जो पद्मावती है वो संदेश में कहती है कि आप मेरा वैसे ही वर्ण करना जैसे कान्हा ने क्या किया था, रुक्मणी का वर्ण किया था। त्यों वरी संभरकांत, हे, देखो संभर का अर्थ यहाँ सांभर हो जाएगा, क्योंकि वो शाकंभरी नरेश है। कांत का मतलब होता है नाथ, स्वामी, कि हे सांभर के स्वामी, हे शाकंभरी नरेश, आप मेरा वैसे ही वर्ण करना जिस प्रकार कान्हा ने रुक्मणी का वर्ण किया था।
और जब आप आ जाओगे शिव मंडप पश्चिम दिशा, शिव मंडप का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो शिव का मंदिर है। पश्चिम दिशा मतलब पश्चिम दिशा हो जाएगा। पूजी समय, पूजा के समय। सप्रांत, सप्रांत का अर्थ होता है, स का अर्थ सुंदर हो जाएगा, प्रांत का अर्थ प्रातःकाल हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। तो पद्मावती ने, अब पूरा बता देता हूँ मैं आपको। पद्मावती ने अपने संदेश में पृथ्वीराज को संबोधित करते हुए लिखा कि हे सांबर नरेश, हे शाकंभरी नरेश, आप उसी प्रकार मेरा वर्णन कीजिए जिस प्रकार श्री कृष्ण ने रुक्मणी का वर्णन किया था। मैं विवाह वाले दिन प्रातःकाल नगर के पश्चिम दिशा में स्थित शिव मंदिर में गौरी पूजन के लिए आऊँगी, उसी समय आप मेरा हरण कर लीजिएगा। ये हो गया छंद संख्या 35। अगर बात करें इसके कला पक्ष की तो उदाहरण अलंकार आया है। पहली बात, दोहा छंद है, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग है, तो ये इसका कला पक्ष हो जाएगा। अब चलते हैं छंद संख्या 36 की ओर। ये छंद संख्या 36 आपके सामने है। लई पत्री सुख यों चल्यो, उड़्यो गगनी गसी बाव, जह दिल्ली पृथ्वीराज नर, अठ जाम में जाओ। यहां तक देखते हैं। अब पहली बात, इसका कठिन अर्थ, सुख का मतलब होता है तोता, पत्री का मतलब होता है कागज या संदेश कह सकते हैं। चलियो मतलब चला, उड़ियो मतलब उड़ना, गगनी मतलब आकाश, गगनी का अर्थ क्या हो जाएगा, आकाश, गसी मतलब समान, इसका बाव का अर्थ होता है हवा। जहां पर दिल्ली पृथ्वीराज नर, पृथ्वीराज मतलब पृथ्वीराज हो जाएगा। 8 जाम, 8 याम, जाम यहां पर याम है, जाओ मतलब जाना। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका हिंदी अर्थ। तो कवि कहता है कि पद्मावती ने जो पत्र लिखा था उसको लेकर तोता आकाश में वायु वेग से, कौन से वेग से, वायु वेग से, वाव मतलब वायु हो जाएगा, वायु वेग से आकाश में उड़ने लगा। या यूँ कह सकते हैं कि जो पद्मावती ने संदेश लिखा था, पत्र लिखा था, उसको लेकर जो तोता है वो आकाश में हवा के समान क्या होने लगा, उड़ने लगा। और जहाँ सुंदर देश दिल्ली में पृथ्वीराज शासन करते हैं, वहाँ वह 8 याम, एक याम में 3 घंटे होते हैं, तो 8 में कितने हो जाएंगे, 24, यानी कि 8 याम अर्थात दिन रात में वहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, तो पहली बात तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है, तोता हवा के वेग से नहीं उड़ सकता कभी। ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया, अतिशयोक्ति अलंकार आ गया। दूसरा, इसमें दोहा छंद है, पिंगल भाषा का प्रयोग है, पिंगल भाषा ये हो जाएगा। तो ये आपका छंद संख्या हो गया 36। अब बात करते हैं अगले छंद की, जो छंद संख्या 37 है आपका, वो क्या कहता है। यह आपके समक्ष छंद संख्या 37 हो गया। दिए कगर नृपराज कर, सुली वंशीय पृथ्वीराज, सुख देखत मन में हंसे, कियो चलन को साज। यहाँ तक देखते हैं। बड़ा शानदार और सरल मैं कहूँगा ये छंद है। दिया मतलब दिया, कगर मतलब कागज, नृपराज, नृपराज का मतलब राजाओं के राजा, यहाँ पृथ्वीराज के लिए आया है। कर का मतलब हाथ हो जाएगा, सुली का मतलब हो जाएगा खोलकर, वंशीय मतलब पढ़ना, पृथ्वीराज पृथ्वीराज हो जाएगा। सुख मतलब तोता,
देखत मतलब देखते ही, मन में हंसे मन में हंसते हैं, कियो चलन को साज, और क्या करते हैं, चलने की साज मतलब तैयारी करते हैं। यहाँ तक देखते हैं। अब पूरा अर्थ जान लेते हैं, इसकी व्याख्या विश्लेषण कर लेते हैं कि जब तोता दिल्ली पहुंच जाता है पृथ्वीराज के पास, तो तोता जो राजाओं के राजा है या राज राजेश्वर पृथ्वीराज है, उसके कर मतलब हाथों में वो दे देता है, और जो पृथ्वीराज है उसे अपने हाथों में लेकर उसे खोल कर क्या करते हैं, पढ़ते हैं, और तोते को देखकर हंसते हैं और फिर चलने की तैयारी करने लग जाते हैं। ऐसा पृथ्वीराज करते हैं। वो ही दोहा छंद है, इसके अंतर्गत डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। अब चलते हैं छंद संख्या 38 की ओर। 38 ये सामने है आपके, छंद संख्या 38। ऊहई घड़ी ऊही पलनी, ऊही दिनवरे ऊही सजी, सकल सूर सामंत लिए सब बोली बम बजी, अरु कवि चंद अनूप रूप सरसे बर कह बहु, और सेन सब पक्ष सहस सेना तिय सहसु, सामंड राय दिल्ली दर है गढ़पति करी गढ़ भार दिए, अलगार राज पृथ्वीराज तब पूरब दिशी दिस तब गमन किए। 3-3 पंक्तियों का कर लेते हैं मित्रों। तो ऊहे मतलब उसी, ऊहे का अर्थ क्या होता है, उसी। घड़ी का मतलब होता है घड़ी। ऊही मतलब उसी, पलनी मतलब पल, ओहे मतलब उसी, दिनवरे, दिनवरे का मतलब दिन, ओहे सजी, ओहे सजी का अर्थ क्या हो जाएगा, उसी सजाकर, सजकर हो जाएगा यहाँ पर। सजी मतलब सजकर, तैयार होकर कह सकते हैं, तैयार होकर। सकल मतलब सभी, सूर सामंत, सूर का मतलब जो नीचे कार्य करने वाले सामंत हैं, और अन्य जो व्यक्ति हैं सेनापति हैं। लिए सब बोली बम बजी, बम बजी का मतलब क्या हो जाएगा, नगाड़े बजने लगते हैं। वैसे यहाँ हो जाएगा दुदुम्भी, दुदुम्भी बजाकर, नगाड़े बजाकर। अरु मतलब और, कवि चंद, कवि चंद बरदाई, अनूप मतलब जो अनोखे हैं, रूप सरसई बर कह बहु, रूप का मतलब रूप हो जाएगा। और यहाँ अगर बात करें सरसई की, तो सरस का सरसई का अर्थ सरस हो जाता है, मतलब पूर्ण रस के साथ आप कह सकते हैं। बर मतलब बार हो जाएगा, कह मतलब कहे, बहु का मतलब बहुत बार हो जाएगा। ठीक है। और सरसई का अर्थ शोभा भी होता है। यहाँ तक देखते हैं। जब पृथ्वीराज ने पत्र को पढ़ा और जो पद्मावती है उनकी भावनाओं को समझा, तो उन्होंने उही घड़ी, उसी घड़ी, उही पल, उसी दिनवरी, उसी दिन, उसी प्रातःकाल की वेला में, दिनवरी का मतलब जो दिन उगता है, तो उसी समय सजकर दुदुम्बी बजाकर सभी सूर और सामंत को बुला लिया जाता है, सभी सेनापति को बुला लिया जाता है। और साथ ही जो कवि चंद्रवरदाई है, जो बिल्कुल अनोखे, जिन्होंने बहुत बार पृथ्वीराज के रूप और शोभा की प्रशंसा की है, वो भी साथ आ गए थे। और सेन सब पक्ष सहस सेना तिय सहसु, उनकी जितनी भी सेना थी उनको उन्होंने सब पीछे ही छोड़ दिया, अर्थात दिल्ली में ही उन्हें छोड़ दिया। और जो बाकी सहस सेना तिय सहसु, तिय सहसु का मतलब होता है 3000, और बाकी जो 3000 वीर सैनिक थे वो अपनी सेना में साथ रख लिए। चामंड राय दिल्ली ही रहे गढ़पति करी गढ़ भार दिए, उसके पश्चात जो सेनापति चामंड राय था उसको क्या कर दिया उन्होंने, दिल्ली सौंप दिया। दरहे मतलब सौंपना हो जाएगा।
गढ़पति करी यानी गढ़पति नियुक्त करना, गढ़ भार दिए, गढ़ का भार दे दिया, दुर्ग का भार दे दिया। अलगार आपको पहले भी बताया था, गुप्त रूप से सबसे अलग, पूर्व दिशा में हो जाएगा। गमन किया मतलब प्रस्थान करना। तो चामुंडराय जो सेनापति था उनको उन्होंने क्या कर दिया, दिल्ली सौंप दिया, और जो दिल्ली गढ़ का भार था वो उनके हाथ में दे दिया। और जो पृथ्वीराज था वो अपने 3000 वीर सैनिकों के साथ सबसे अलग पूर्व दिशा की ओर गमन करने लग जाते हैं। तो ये इसका हिंदी अर्थ हो गया, व्याख्या विश्लेषण हो गई। तो बात करते हैं इसके कला पक्ष की। तो पहली बात तो इसमें कवित छंद है, ये याद रखिएगा। दूसरा, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग वही हो जाएगा, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। मध्य में अनुप्रास अलंकार भी आया है, और यहाँ चंद बरदाई जो कवि उनके मित्र है, राजकवि है, उनका भी यहाँ पर नाम लिया गया है। और इस वीडियो का जो अंतिम छंद है, छंद संख्या, उस पर और चर्चा कर लेते हैं। ये अंतिम छंद है छंद संख्या 39। जा दिन सीसर बरात गए, ता दिन गए पृथ्वीराज, ताही दिन पात पतशाही को, भई गजनई आवाज। तो पहले कठिन अर्थ देख लेते हैं। जा दिन मतलब जिस दिन। शिशिर का मतलब यहाँ आया है समुद्र शिखर, समुद्र शिखर। गया मतलब गया, ता दिन उसी दिन, पृथ्वीराज हो जाएगा, ताही दिन उसी दिन, पाती साहे, पति साहे का मतलब यहाँ पे किसके लिए आया है, बादशाह शहाबुद्दीन गौरी के लिए आया है ये। गजनई, भई मतलब हो गई, गजनई मतलब गजनी, आवाज़ का मतलब होता है सूचना। ये देखने लायक है, व्याख्या विश्लेषण देख लेते हैं इसका। तो कवि चंद बरदाई कहते हैं कि जिस दिन पृथ्वीराज ने अपनी, यहाँ बारात सेना के लिए मान लो आप, ये सेना के लिए है, कि जिस दिन पृथ्वीराज अपनी सेना को साथ लेकर समुद्र शिखर की ओर प्रस्थान करते हैं, उसी दिन गजनी में बादशाह शहाबुद्दीन गौरी को इस बात की सूचना होती है कि पृथ्वीराज दिल्ली से बाहर गया है। ताही दिन उसी दिन, यानी कि ये है कि जिस दिन पृथ्वीराज पद्मावती का वर्ण करने के लिए चल पड़ते हैं दिल्ली से, तो उसी दिन गजनी में भी यह सूचना पहुंच जाती है कि पृथ्वीराज इस वक्त दिल्ली में नहीं है। तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि शहाबुद्दीन गौरी की जो सूचना प्रणाली थी, गुप्तचर प्रणाली थी, वो कितनी ताकतवर थी कि मतलब संसार के इतने साधन भी नहीं थे तो भी उसी दिन उसके पास वह सूचना पहुंच जाती है। ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए, गुप्तचर व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। और जो बात करें हम गजनी नगर की, तो ये अफ़गानिस्तान में गजनी नदी के ही तट पर स्थित है। तो द्वित वर्णों का प्रयोग यहाँ किया गया है। पहली बात, द्वित वर्णों का प्रयोग किया गया है, पिंगल भाषा का यहाँ प्रयोग किया गया है, दोहा छंद यहाँ पर दिया गया है। तो ये चीज़, वैसे तो पृथ्वीराज ने काफ़ी बार शहाबुद्दीन गौरी को हराया है। आप पीछे ये पंक्ति भी हमने पढ़ी थी कि तीहूं बेर करील पानी पहीन, यानी कि बादशाह शहाबुद्दीन गौरी को उन्होंने 3 बार हरा दिया था और उनका पानी उतार दिया था, यानी कि उसकी इज्जत को खाक कर दिया था। तो यहाँ कला पक्ष भी आ गया और व्याख्या विश्लेषण भी हो गई है। तो आज की वीडियो में छंद संख्या 39 तक ही। इसके पश्चात
अगले वीडियो में हम मिलेंगे नए छंदों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।